हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 में सल्तनत कालीन संस्कृति पाठ 6 इसके विषय में बताना चाह रहे हैं। ये 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत के सांस्कृतिक विकास के नए काल का सूत्रपात माना जा सकता है। शासन प्रबंध, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में सल्तनत के शासकों का अपना एक दृष्टिकोण था। दूसरी ओर भारतीयों को भी प्रबंध, साहित्य, विज्ञान, स्थापत्य को लेकर अनिश्चित विचार थे। इन दोनों मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। सल्तनत का प्रशासन। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ सन 1206 ईस्वी में तथा अंत 1526 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसका दायित्व होता था। इस कार्य के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और उसके किसी भी पदाधिकारी का अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासन का महत्वपूर्ण दायित्व था। केंद्रीय शासन व्यवस्था। केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद महत्वपूर्ण होता था। सुल्तान ही सेना का बड़ा अधिकारी होता था। युद्ध और संधि के समय में संबंध में वही निर्णय लेता था। न्याय में उसी का निर्णय अंतिम निर्णय होता था। सुल्तान अपनी मदद के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। मंत्रियों का पदासीन रहना या न रहना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। मंत्रियों की संख्या, उनके अधिकार और कर्तव्य समय समय पर सुल्तान परिवर्तित करता रहता था। प्रांतीय शासन। समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। पहले इन्हें इक्ता, बाद में विलायत कहा गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक्तादार और बाद में मुफ्ती वली कहलाता था। उसे सुल्तान नियुक्त करता था। वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। वह प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। उसे सैन्य प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। उसके अधीन घुड़सवार, दस्ते तथा पैदल सैनिक रहते थे। वह आपराधिक मामलों में, विवादों में न्यायाधीश का कार्य करता था। वह कर में संग्रह में सहायता भी प्रदान करता था। प्रांतों में काजी एवं सद्र की नियुक्त किए जाते थे। प्राय एक ही व्यक्ति को दोनों पद के लिए भी दिए जा सकते थे। काजी के रूप में वे दीवान मामलों में न्याय करते थे तथा सद्र के रूप में धार्मिक अनुदानों के अधीक्षक का कार्य भी करते थे। प्रांत के नीचे जिले सरकार कहते थे तथा इसके नीचे उप संभागीय क्षेत्र होते थे। अब उप संभागीय क्षेत्र, जिन्हें सिख कहते थे, जिन्हें सिख कहा जाता था, और ये सिख के प्रमुख अधिकारी को सिखदार कहा जाता था। ये दोनों अधिकारी अपनी अपनी इकाइयों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभाते थे तथा ये दोनों अधिकारी राजस्व वसूली और सैन्य सहायता भी प्रदान करते थे। प्रत्येक सिख में एक भू राजस्व अधिकारी होता था, जिसे आमिल कहते थे। सिख में फौजदार कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। स्थानीय स्वशासन। इसमें एक चित्र दिया गया है प्रशासन की इकाई साम्राज्य, फिर प्रांत इक्ता, उप संभाग सिख, परगना और फिर लास्ट में सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी।
तो प्रत्येक सिख को परगने में बांटा जाता था। गांवों के समूह को परगना कहते थे। प्रशासक की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात वह रखता था। गांव की सुरक्षा का कार्य चौकीदार करता था। गांव के 3 अधिकारी वंशानुगत होते थे। इन्हें वसूलने गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था, इसलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं यथावत रही। दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु इनके अधिकारियों के अयोग्य होने के कारण सल्तनत की शक्ति कम होती गई। सल्तनत के विभिन्न भागों में बहुत से इक़्तिदारों ने नए राज्य बना लिए। उत्तर भारत में सल्तनत के कुछ प्रांत थे जो बाद में स्वतंत्र राज्य बन गए, जैसे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, कश्मीर, मेवाड़ आदि। सल्तनत काली समाज। सल्तनत काल के शुरुआती दौर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों, रिवाजों एवं विश्वासों में मिन्नत होने से समाज में संघर्ष का टकराव की स्थिति पैदा होने लगी। तुर्कों के आगमन ने उत्तर भारत में प्रदा प्रथा को मजबूत बनाया। यह प्रथा समाज के ऊंचे तबकों की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई। इसका स्त्रियों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। घर में सिमटने लगी ये सभी स्त्रियां। बाह्य आडंबर, धन संपदा का प्रदर्शन समाज की विशेषता बन गई। इन सबसे समाज में तनाव बढ़ने लगा, जिससे जीवन के नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगा। लोग जीवन के यथार्थ में आंख चुराने लगे, किंतु लोग बनावटी जीवन से भी थकने लगे थे। उन्हें एक ऐसा वातावरण की आवश्यकता थी जिसमें सामाजिक जीवन के नैतिक मूल्यों को बचाया जा सके। इसलिए समय भक्तों और सूफी संतों का पदार्पण हुआ और उन्होंने लोगों में आपसी समझ पैदा करने की कोशिश की और सादा जीवन, उच्च विचार पर भी बल दिया। तो इस प्रकार से अब आगे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के लिए तुर्क और अफगान जो 7 धार्मिक विचार और संस्कृति के लिए आते थे, इनके द्वारा समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। ये अपनी धार्मिक विचार और संस्कृति को अपने साथ लाए। भारतीय समाज और विचारधारा प्रभाव तथा जाति की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव तथा बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए थे। इस दोष को समाप्त करने के लिए परस्पर प्रेम और सद्भावना को बढ़ाने का प्रयास किया गया इन संतों के द्वारा। उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्तिभाव से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। संतों, समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन भक्तों संतों में कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि प्रसिद्ध रहे। लोगों की साधारण भाषा में लिखे गए उनके गीत और दोहे ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे हैं। इनमें बहुत से ऐसे विचार हैं जिनको तब से लेकर अब तक लोग मानते आए हैं। कबीरदास। काशी वाराणसी में एक जुलाहे बुनकर परिवार में कबीर का पालन पोषण हुआ। कबीर निरंकारी और परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर की प्रमुख रचनाओं में साकी, सबद और रैमनी इनके द्वारा रचित की गई। मीराबाई, ये मेड़वाड़ के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री थी। मीराबाई कृष्ण की उपासना और भजन गाया करती थी। ठीक इस प्रकार भक्ति काल के ये कुछ व्यक्ति हैं, जैसे गुरु नानक। 1469 ईस्वी पंजाब में तलवंडी नामक स्थान में गुरु नानक का जन्म हुआ। इन्होंने सिख धर्म चलाया, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु, बाह्य आडंबर तथा कर्मकांडों का विरोध किया। रविदास ने लोगों को शिक्षा दी कि भक्ति से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। रामानंद ने शुद्ध आचरण भक्ति पर विशेष बल दिया। दादू तुकाराम जैसे संतों ने अपने विचार द्वारा भक्ति आंदोलन को गति प्रदान की। भक्ति संतों में लोगों के बीच ये भावना फैलाई कि ईश्वर
को पाने के लिए सबसे सच्चे दिल से प्रेम करना चाहिए और यही एकमात्र तरीका है। उन्होंने आम लोगों की बोली में कई सुंदर गीतों की रचना की जिससे भक्त लोग मग्न होकर गीत गाते थे। वे ऊंच नीच जाति पाति के खिलाफ थे। उनका मानना था कि सभी मनुष्य ईश्वर की नज़र में समान हैं और हिंदू तथा मुसलमान दोनों एक ही ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर को पाने का रास्ता एक समान है और एक समान रास्ता जो ईश्वर को पाते हैं वो किस प्रकार से पाते हैं इसके विषय में भी बताया है। जैसे इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफ़ी संत कहलाते थे। इन सूफ़ी संतों में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद बहुत जाने माने सूफ़ी संतों में से हुए हैं। भक्त संतों और सूफ़ी संतों के विचार आपस में बहुत मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से प्रार्थना करें, अल्लाह को प्रेम करें और बुरे कामों पर पश्चाताप करें। या अल्लाह को पाने का तरीका यही एकमात्र सही तरीका है। सूफी मत अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास करते थे। शांति, अहिंसा, सहिष्णुता और मानव के प्रति प्रेम की भावना में उन पर अटूट विश्वास था। सूफी संतों से हिंदू एवं मुसलमान और दोनों ही अत्यधिक प्रभावित होने लगे। तो इस प्रकार शैव महिला योगी लल्ल योगेश्वरी, कश्मीर की विधवा ब्राह्मण औरत थी, कश्मीर के प्रति सूफी संघ शेख नूरुद्दीन वली समेत कई सूफी संत उसे अपना पीर या गुरु मानते थे। वह कहती थी शिव सब जगह मौजूद हैं, सब में मौजूद हैं, फिर हिंदू और मुसलमान में फ़र्क मत करो। अगर तुम समझदार हो तो अपने आप को समझो, यही ईश्वर की सही समझ है। ऐसा ये महिला कहती थी। इस प्रकार इस समय साहित्य की दृष्टि से भी सल्तनत काल में देश के प्रमुख से भागों में फ़ारसी राजभाषी भाषा थी, अतः बहुत सी भारतीय भाषाओं पर फ़ारसी प्रभाव पड़ा। फ़ारसी के बहुत से शब्द भारतीय भाषाओं में आ गए। सल्तनत काल में दिल्ली अरबी फ़ारसी साहित्य के विद्वानों का केंद्र बन गई। महमूद गजनबी के समय में अल-बरूनी और फिरदौसी नाम की प्रसिद्ध विद्वान तथा कवि थे। मंगोलों के डर से मध्य एशिया में अनेक विद्वानों और साहित्यकारों ने भागकर दिल्ली में सुल्तानों के दरबार में शरण ली। भारत में फ़ारसी साहित्य का महान विद्वान अमीर खुसरो था। उसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा जिससे उसका भारत के प्रति प्रेम झलकता है। इस समय साहित्य के नाम पर योगासन और धार्मिक पुस्तकों की रचना हुई। इस श्रेणी में नरपति नल्हा जो बीसल देव रासो तथा दलपति विजय का खुमान रासो इनके द्वारा लिखित महाकाव्य उल्लेखनीय हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी में भी पद रचना की। भक्ति आंदोलन के संतों जैसे कबीर, गोरखनाथ आदि ने ईश्वर स्तुति से गीतों की रचना की। इस काल में सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान तथा ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत की रचना भी हुई। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना की थी। स्थापत्य कला। ईरानी व तुर्क कारीगर जब भारत आए तो अपने साथ इमारत बनाने की एक नई विधि भी लाए। सल्तनत कालीन इमारतों की तरह इसमें 3 खास बातें थीं: मेहराब, गुंबद और मीनारें, जो उनकी सभी इमारतों में देखी जा सकती हैं। कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। मिली जुली शैली भी है। इस समय ईरानी व तुर्क कारीगरों से ये बात कारीगरों ने सीखी।
भारत के कारीगरों के हुनर ईरानी तुर्क कारीगरों ने सीखे। मंदिरों के मेहराब व गुंबद बनाने के लगे और कई मस्जिदों में पत्थर पर पत्थर रखकर तरासे हुए खंभे बनने लगे। आपके आसपास भी कुछ मस्जिद व मंदिर होंगे, क्या उनमें भी कुछ ऐसी प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं? इसकी एक सूची बनाइए और देखिए क्या वाकई इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। चित्रकला और संगीत। सल्तनत काल में बारीक छोटे छोटे चित्र बनाए गए, कलाकारों को दरबार में आश्रय मिला। कभी कभी वे पुस्तक वर्णित घटनाओं के चित्र भी बनाते थे। भारतीय संगीत पर फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव पड़ा। सितार, सारंगी, तबला जैसे वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता बढ़ी। कुछ सूफी संतों ने संगीत में विशेष रुचि दिखाई। उनका विश्वास था कि भक्ति संगीत भी ईश्वर के निकट पहुंचने का एक सबसे सस्ता रास्ता है। इससे संगीत के नए रूपों जैसे कव्वाली को लोकप्रिय होने में बड़ी सहायता मिली। अस्त्र शस्त्र भी इस समय बनाए गए और इस समय के अस्त्र शस्त्र जो बनाए गए उसमें मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें बनारस की और सौराष्ट्र में बनती थी। इसके बाद लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरात, गोलकुंडा के प्रांत भी इसके लिए मशहूर हुए। राजस्थान, गुजरात में निर्मित जामदार छुरे, धनुष तथा तीरों की बड़ी मांग थी। सियालकोट तथा मेवाड़ की तोड़ीदार बंदूकें सर्वोत्तम थीं। तोड़ीदार बंदूकों के अलावा लोहे का उपयोग इस प्रकार के कवच, ढाल, हथियार और बंदूक तथा तोप के गोले आदि से हाल ही में होता था। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इस एवं खगोल शास्त्र में भी काफ़ी उन्नति हुई। सल्तनत काल के आयुर्विज्ञान तथा खगोल विद्या जैसे कुछ विषयों में अनुसंधान हेतु सुल्तानों ने अमीरों तथा का संरक्षण प्राप्त किया। वे इन कार्यों के लिए प्रोत्साहन भी देते थे। बर्नी ने अपनी तारीख फिरोजशाही में चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की। मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन अजीमुद्दीन मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। मछेंद्र प्रसिद्ध वैद्य थे और जौग मशहूर शल्य चिकित्सक। मध्यकाल में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि देश में अनेक जर्राह शल्य चिकित्सक थे। वे केवल शल्य चिकित्सक यानी ऑपरेशन ही नहीं करते थे बल्कि कृत्रिम अंग भी बनाकर लगा सकते थे। वे काटकर पथरी भी निकाल दे करते थे, मोतियाबंद को भी समाप्त कर डालते थे। इस प्रकार के प्रमुख चिकित्सक इस समय थे। कृषि। देश की आबादी में ज़्यादातर लोग किसान थे। वे कड़ी मेहनत करते थे। देश के विभिन्न भागों में आए दिन अकाल पड़ने और युद्ध होने से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उस समय किसानों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं था। गांव के अधिकारी कभी कभी अपने पद का दुरुपयोग भी करते थे। साधारण किसानों को अपने हिस्से की मालगुजारी यानी राजस्व अदा करने के लिए मजबूर करते थे। इस समय उद्योग व व्यापार भी अच्छा ठीक चल रहा था। मुस्लिम विजय ने देश का उद्योग वाणिज्य व्यापार में थोड़ी बाधा नहीं डाली। गांव तथा शहरों में कारीगरों शिल्पियों ने अपने पुराने पेशे को बरकरार रखा। उनके औजार भी वहीं से आते थे। कुछ विशेष प्रकार के काम करने वाले कारीगर वर्ग भी उत्पन्न हुए, जैसे बर्तन पर कलई करने वाले, घोड़े की नाल व रकाब बनाने वाले, कागज बनाने वाले। तो इस प्रकार के कार्य भी होते थे। इसके अतिरिक्त कई शाही कारखाने भी थे जो फारस देश के तकनीक के अनुसार दिल्ली के सुल्तानों द्वारा स्थापित किए गए थे तथा इन कारखानों में राज्य अधिकारी और राजपारिवारिक तथा दरबारी लोग की जरूरत भी चीज़ें भी बनाई जाती थी। इसमें जो चीज़ें बनाई जाती थी उसमें मुद्रा के क्षेत्र में भी सुधार किया गया। सुल्तानों ने चांदी के टके
और तांबे के जीतल नामक मुद्राएं चलाई। इसी के साथ व्यापार का विकास शुरू हुआ, जिससे शहर और शहरी जीवन का विकास हुआ। बंगाल वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन 13वीं से 14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए गए चरखे द्वारा हुआ। चरखे का चलन आरंभ होने से कपड़े के उत्पादन में बहुत सुधार हुआ। लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ होने वाले व्यापार में भारतीय कपड़े की धाक पहले ही जम चुकी थी। पेड़ पौधों, खनिज स्रोतों से प्राप्त विभिन्न रंगों के रंगाई कार्य किया जाता था। उस काल में भारतीय कपड़े चीन को भी निर्यात किए जाते थे। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से किया जाता था। भारत कुछ वस्तुओं का निर्यात करता था। इसमें चर्म धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन आधारित गलीचे प्रमुख थे। भारत पश्चिम एशिया के उच्च कोटि की कुछ कपड़े, सॉटन आदि, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं, घोड़े तथा चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन आयात करता था। यातायात के साधनों में दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ होने के यातायात संचार का विकास हुआ। इस समय आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का ज्ञान नहीं था। लोग परिवहन संसाधनों के रूप में कुलियों, जानवरों तथा चक्के वाली गाड़ियों का प्रयोग करते थे। परंपरागत बैलगाड़ी का इस्तेमाल उन दिनों खूब होता था। बैलों पर काठी के स्थान पर गद्दे रखकर माल ढोने के लिए जाया जाता था। सवारी के लिए घोड़े, टट्टू, खच्चर, कभी कभी गधों और ऊँटों की गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। नदियों में नावों तथा सागर में पाल वाले जलयानों का भी उपयोग किया जाता था। तो सल्तनत काल में इस प्रकार से हमारी व्यवस्था थी। बहुत सारी नई चीज़ें हमने विदेशों से सीखी, विदेशी लोगों से, विद्वानों से सीखी, और कुछ चीज़ें हमने अपने भारत से ही उन लोगों को सिखाई। तो इस प्रकार से हमने ये कार्य किया। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहले तो कुछ शब्दावली है, जैसे सूफी लोग कौन होते थे। ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर आधारित बल देने वाले को मुसलमान संत कहा जाता था। पीर, सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक को पीर कहा जाता था। जर्राह, जो कि शल्य चिकित्सक होते थे, जो चीड़ फाड़ का कार्य करते थे, डॉक्टर या सर्जन हुआ करते थे, उनको कहते हैं। जीतल, सल्तनत काल में प्रचलित एक तांबे का सिक्का था जिसको जीतल कहा जाता था। आयात, बाहर के देशों में बनी वस्तुओं को अपने देश में मंगाना, उसको आयात करना कहते थे। और जो निर्यात किया जाता था, जो अपने देश में बनी हुई चीज़ों को दूसरे देशों में भेजा जाता था, उसको निर्यात कहा जाता है। तो अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हमने अभी पढ़ाया है। इससे संबंधित इन प्रश्नों के आंसर इसमें आप ढूंढेंगे और स्वयं करेंगे। जैसे सल्तनत काल के फारसी तथा हिंदी कवियों के लेखकों के नाम अभी हमने सबके विषय में बताया है। सल्तनत काल में बनी प्रमुख इमारतों की विशेषताएं क्या थी, वो भी हमने बताया है। सूफी मत की शिक्षाओं का वर्णन कहाँ मिलता है ना। भक्ति काल के संतों के नाम बताइए। सल्तनत काल में कहाँ की तलवारें प्रसिद्ध थी। उद्योग एवं व्यापार, इसके विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्नों के उत्तर आप अपने आप देंगे। निम्नलिखित वाक्यों के सत्य और असत्य बताना है। जैसे सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, बिल्कुल ठीक, सही है। युद्ध में सेना और धन की आवश्यकता नहीं होती थी, ये ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी तो आवश्यकता होती है, तो ये गलत है। सुल्तान सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, बिल्कुल ठीक है, सही होता था। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की, ये भी बिल्कुल सही है, मलिक मोहम्मद जायसी ने की। सल्तनत काल में किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था, ठीक है, लगभग ऊंचा ही था, तो इसको भी कह सकते हैं। टका और जीतल और इक़्तिदार, ये 2-3 शब्द हैं, इसके विषय में टिप्पणी लिखेंगे। जो हमने अभी पढ़ाया है इसमें इनका जिक्र आता है।
सही जोड़े बनाने हैं, जैसे मच्छेंद्र, जोग, बरनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये कौन थे? जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफ़ी संत थे। मच्छेंद्र, जोग, बरनी ये विद्वान चिकित्सक और शल्य चिकित्सक थे। तो इनके सही जोड़े बनाने बहुत आसान है। इस प्रकार से इस पाठ को हम पूर्ण करते हैं और इनके प्रश्नों का उत्तर आप अपने आप लिखेंगे, हमने अभी बताया है। तो आज का काम बस इतना ही। धन्यवाद।